बाज़ लोग देखने में ठीक महज़ब बज़ाहिर नॉर्मल नज़र आते हैं, लेकिन वो अंदर से पोशीदा शख्सियत के मालिक होते हैं, जिनको हम नफ्सियाती मरीज़ कह सकते हैं। अलमिया ये है कि तादेर पता नहीं चलता कि ये शख्स नफ्सियाती मरीज़ है। पता चल जाए तो उनका इलाज कराना मुश्किल होता है, क्योंकि खुद मरीज़ अपने आप को जहनी मरीज़ नहीं कहलवाना चाहता और ना इलाज पर राज़ी होता है। जहनी मर्ज में शक करना सबसे नुमाया अंसर है, लेकिन बेशतर लोग शक्की मिजाज होते हैं। ताहम बाज़ इस हद तक शक्की मिजाज होते हैं कि अगर उनकी शादी किसी लड़की से हो जाए तो वो उसका जीना हराम कर डालते हैं। मेरे वालिद का शुमार भी ऐसे ही अफराद में होता था। अब्बा ने शादी की रात अपनी दुल्हन के दामन में फूल डालने की बजाय शक के अंगारे भर दिए। वो कहते थे, सबूत दो कि तुम शादी से कबल किसी मर्द से नहीं मिली। वो बेचारी क्या सबूत देती, बस रोती रह गई। पर यह रोना उम्र भर का हो गया। वालिद ने इस बात पर मेरी माँ को रोज़ तंग करना शुरू कर दिया। ये झगड़ा जो पहली रात शुरू हुआ था फिर कभी ख़त्म ना हो सका। इस कदर तूल पकड़ गया कि मेरी माँ बाउली हो गई और उसका जहनी तवाज़ुन ठीक ना रहा। अब्बा ने इस पर भी बस नहीं किया। एक रोज़ माँ ने इंतहाई मायूसी के आलम में मेरी 2 माह की छोटी बहन को एक वीराने में डाल दिया। वो खुद भी कुएं में छलांग लगा रही थी कि वहां से गुजरते एक शख्स ने देख लिया और दौड़कर उनको पकड़ लिया। वो खुदकुशी से बच गई, मगर लोगों में से बात मशहूर हो गई कि वह रील की बीवी मलंग पागल हो गई है। अब जब माँ घर से निकलती, गांव के बच्चे उनको पागल पागल कहकर छेड़ते। लोग भी उनको फातुरुल अकल समझने लगे। इन दिनों मैं 4 बरस की थी। पहले माँ की बाहों में सोती थी। जिस मासूम की पगली माँ और बाप शक्की हो, उसकी जहनी हालत किस करब में मुब्तला होगी। बाप से एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिला और ना माँ का प्यार। मुझे दादी ने अपनी बूढ़ी बाहों में पनाह दी और हम बहन भाई खूदरू पौधों की मानिंद पले बढ़े। हम भाई बहन भी एक दूजे के लिए अजनबी ही रहे। वो धागे टूटे हुए थे कि जो हमें जोड़कर प्यार की एक लड़ी में परो देते। मैं 13 साल की थी कि दादी वफात पा गई और घर का सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया। हमारे मकान के 2 हिस्से थे। ऊपर का हिस्सा अक्सर खाली रहता था क्योंकि हम निचली मंजिल में रहते थे। मैं सफाई करने ऊपर जब जाती या फिर सर्दियों में छत पर कपड़े सुखाने को रस्सी पर डाल आती, हम ध्यान से जीने को ताला लगा कर रखते थे कि किसी दिन माँ को दौरा पड़ गया तो वो कहीं छत पर से छलांग ना लगा दे। ये सर्दियों के दिन थे। माँ सो रही थी। मैंने सवेरे ही कपड़े धो लिए थे और छत पर सुखाने के लिए फैला आई। सूरज निकल आया था। हल्की हल्की धूप खूब मज़ा दे रही थी। जी चाहा कुछ देर धूप में बैठ लूं, क्योंकि सर्दी लगने लग गई थी। मैं छत पर पड़ी चारपाई पर बैठ गई। नरम गरम लू से बदन फिसलने लगा। कुछ काम शुरू करने का सोचा कि नीचे जाऊं। माँ को हम रात को नींद की गोलियां देते थे ताकि वो गहरी नींद ले और पुरसुकून हो जाए। यूं ही मैंने चारपाई से उठकर जीने की जानिब चलने की हुई तो बराबर वाली छत पर एक नौजवान खड़ा पाया। हैरान रह गई, क्योंकि ये मकान हमारे चाचा का था और जब वो नए बंगले में शिफ्ट हुए ये खाली पड़ा था। हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? ये मकान तो हमारा है और खाली पड़ा है। हम आपके नए पड़ोसी हैं। आपके चाचा ने अपना मकान हमको किराए पर दे दिया है। वो मेरे वालिद के जानने वाले हैं। ये सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। सामने वाले का चेहरा इतना हसीन था कि मेरी आंखें चुंधिया कर रह गईं। बौखलाहट में मैंने दोबारा मुंह से यही अल्फाज निकाले कि आप कौन हैं? हम कश्मीरी पठान हैं। बिलाखिर उसने जवाब दिया, आप लोग कब इस घर में आए? हमें पता नहीं चला। आपको कैसे पता चलता? आप ऊपर आते ही कब हैं? मेरा कमरा ऊपर है, नीचे मेरे वालिदैन रहते हैं। हमारे घर में छोटे बच्चे तो है नहीं जो शोर हो। अलबत्ता कभी कभी मैं आपको अपनी खिड़की से देखता हूँ। तुम खूबसूरत तो हो मगर बहुत उदास रहती हो। क्या बात है? कौन सा गम है जो तुम्हें खाता रहता है? उसका ये पुरसिश अहवाल इस अंदाज से था कि जैसे कोई अपना हाल पूछता है। बेअख्तियार दिल भर आया और पहली मुलाकात में मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। अभी वो कुछ और कहना पाया था कि सहन में खटके की आवाज़ सुनाई गई। जाना कि माँ जाग गई है। तभी मैं जल्दी से नीचे उतर आई। अम्मा को नाश्ता दिया। नाश्ते के बाद माँ लेट जाती थी। मैं उनको सुकून की गोली पानी में घोल कर पिला देती थी और छत पर पहुँच जाती, जहाँ पर रमीज़ मेरा मुंतज़िर होता। मैं उसके कमरे की खिड़की पर हल्की सी दस्तक देती। वो खिड़की खोल देता जो हमारी छत पर खुलती थी। चचा ने लगाई था कि हम एक दूसरे के घर आ जा सकें। मेरे वालिद बहुत शक्की आदमी हैं और उनको शक की बीमारी है।
मेरी अच्छी भली माँ को पागल कर दिया, इसलिए मैं उनसे बहुत डरती हूँ। चंद मिनट से ज़्यादा उसके साथ बात करने को छत पर नहीं ठहरती थी। तब वो कहता था कि तुम हिम्मत से काम लो, मैं किसी से नहीं डरता और तुम्हारी खातिर तो मैं सारे जहान से लड़ सकता हूँ। अगर तुम्हारे बाप सीधी तरह ना मानेगा, मैं तुमको सबके दरमियान से उठाकर ले जाऊंगा और अपनी दुल्हन बना लूँगा। तब मैं उससे कहती थी कि ऐसे मार के सर करने की क्या ज़रूरत है, अपने वालिद से कहो कि वो मेरे चचा से रिश्ते की बात करे। अब्बा अपने भाई की बात नहीं टालते, हमारा इज्जत से रिश्ता हो सकता है तो भागने की क्या ज़रूरत है। इन मुलाकातों ने रंग लाना शुरू कर दिया, क्योंकि मोहब्बत भरी मुलाकात में मैं कभी बेरंग नहीं रहती। मोहब्बत मासूम न रही, तन्हाई के बाग में खता के गुल बूटे खिलने शुरू हो गए। उसने इस कदर अपनी मोहब्बत का यकीन मुझे दिलाया कि मैं अपने तन की डोलती कश्ती को जज्बात के धारों पर बेपरवाही से बुनने के लिए छोड़ दिया था। अब्बा जब भी अपनी अराजी का चक्कर लगाने जाते, मैं भलाई मंजर पर पहले जाती और दुनिया से बेखबर हो जाती। इसी लापरवाहियों का नतीजा ता देर छुपा हुआ नहीं रहता। मुझे उम्मीद थी कि मैं रमीज़ को इस मुश्किल से आगाह करूंगी तो वो फौरन मेरा रिश्ता मांग लेगा और बदनामी का दर खुलने से पहले मैं दुल्हन बन के उसके घर पहुंच जाऊंगी। मेरा ख्याल गलत निकला। जब मैंने उसको अपने वालिद के ज़रिए चचा से रिश्ते की बात करने को कहा तो वो टाल मटोल करने लगा कि मेरे वालिद मेरे रिश्ते के लिए ना सिर्फ शुक्रमंद थे बल्कि चाहते थे कि पड़ोसी रमीज़ का ही रिश्ता आ जाए तो भी वो मुझे ब्याह देंगे, क्योंकि उसके वालिद से अब्बा की अच्छी सलामदा हो चुकी थी और वो उन लोगों को पसंद भी करते थे। जब रमीज़ को रो रो कर बताया कि अब तुम्हारा मुझसे शादी करना नागुरेज हो गया है, तो उसने अपने दोस्त के तवस से दुबई का वीज़ा लगवाया और दुबई छू मंतर हो गया। मैं बदनामी की दहलीज पर तनहा खड़ी रह गई। माँ ही एक हस्ती होती है जिसको बेटी दुख बयान करती है, मगर माँ को तो खुद अपनी सुध बुध न थी, वो मेरी कैसे सुनती। बाप की दहशत से अपने वजूद को एक बड़ी सी छाल में छुपाए रखती थी। मुझे तो इस तस्वुर से ही डर आता था कि जब अब्बा को पता चलेगा तो किसी रोज़ मेरे गले पर छुरी फेर देगा। फसल उठाने के दिन आ गए। अब अब्बा को रात दिन अराजी पर रहना था। वो मेरी नानी को उनके गांव से ले आया, जो नाना की दूसरी बीवी थी। उनकी मिन्नत की कि जब तक मैं फसल समेट और बांट कर नहीं आ जाता तुम मेरे घर पर रहो, क्योंकि मेरी बेटी अकेली होती है। मेरा भाई उन दिनों शहर के कॉलेज में पढ़ता था और वही हॉस्टल में रहता था। इधर मुझ पर वो वक्त आ गया जिसके आने से पहले मैं मरने की दुआ मांगती थी। मैंने अपनी सुतेली नानी को आगाह किया। उन्होंने सर पकड़ लिया, मगर अब सर पकड़कर बैठ जाने से तो मसला रुकने वाला नहीं था। खुदा ने उस औरत के दिल में रहम डाला और तमाम रात वो मेरे साथ जागती रही। अब्बा को अराजी गए 2 माह गुजर चुके थे और नानी एक दिन भी